ओके, सो डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4। डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट ओपन करना आप सभी लोगों को आता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सबको आता है। तो एक बार मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ उसमें करना क्या होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, बेसिकली हर स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना होता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर नंबर, और वो नंबर क्या होता है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। उस नंबर को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 a एंड b, तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1 1 into इंटू b ए, minus 2a. हाँ 1 इंटू बी माइनस 2 इंटू ए, तो b माइनस 2a आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता है, a b c 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इस मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 3 से ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, 3 क्रॉस 3 से ज्यादा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उससे उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सर और बड़ा आ जाएगा तो कैसे ओपन करना है, ना आईआईटी के सिलेबस में है ना बोर्ड्स के सिलेबस में है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हो हम जाएगा लेकिन बहुत लंबा होगा। हाँ हो जाएगा, बहुत लंबा होगा ऑब्वियसली, इसीलिए नहीं है सिलेबस का पार्ट। ओके, सी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को लेकर के डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं। यूजुअली वी ओपन बाय फर्स्ट रो, यूजुअली ओपन बाय फर्स्ट रो, बट स्टिल आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम को पकड़ करके डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या होगा, इसको ओपन करने के लिए मैं कुछ इस तरह से इमेजिन करूंगा। फर्स्ट, लेट्स से आई एम ओपनिंग विद फर्स्ट रो, तो अगर मैं फर्स्ट रो से ओपन कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट को, तो व्हाट विल बी हैपनिंग इज कि मैं ए लूंगा और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलता है, तो दिस इज प्लस। फिर नेक्स्ट रहेगा माइनस, माइनस बी, बी लूंगा अगर तो 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कुछ इस टाइप का बनेगा। प्लस सिमिलरली सी लूंगा, फिर 2 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी लो, 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5, माइनस 3 इंटू 5। और ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, या वैल्यू, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, नाउ अब कोई मुझे बताओ कि व्हाट विल हैपन इफ आई विल बी ओपनिंग इट विथ सेकंड रो। सेकंड रो से अगर ओपन करूंगा तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? एनीवन? व्हाट विल बी? सर तो 2 बाहर आ जाएगा और फिर उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर मैं सेकेंड रो से ओपन कर रहा हूँ तो 2 बाहर आएगा, तो b इंटू 7 माइनस b इंटू 7 माइनस सी 6c, ऐसा लिखोगे? फिर माइनस साइन दोगे और फिर 3 इंटू 7a माइनस 5c, और फिर प्लस 4 लोगे और 6a माइनस 5b, ऐसा कुछ बोल रहे हो? हाँ सर। ओके, ठीक है, एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखो, बस एक ही वैल्यू अगर देखो तो -21a आ रहा है और यहाँ +24a आ रहा है, तो एट द एंड +3a रिजल्ट बच रहा है, राइट? बस एक ही वैल्यू देख रहा हूँ मैं भी, ऑपोजिट आ रहा है मतलब। ऑपोजिट आ रहा है ना। और देखो यहाँ पे +21a आ रहा है, और कहाँ गया? इससे दूसरे में माइनस प्लस माइनस करना है ना। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
और फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा रहता है। तो अगर आप सेकेंड रो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सेकेंड रो से स्टार्ट करने के लिए आपको एक नेगेटिव साइन यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ एक पॉजिटिव रखना पड़ेगा, यहाँ एक नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो इस टाइप के थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो माइनस 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 और माइनस है ना, ये भी हम देखेंगे कि क्यों यहाँ पे इन चार पोजीशन पे माइनस साइन आता है। तो अगर आप सेकेंड रो के थ्रू ओपन कर रहे हो तो रिमेंबर कि एक नेगेटिव साइन रहता है। अगर आप थर्ड रो के थ्रू ओपन कर रहे हो तो इट इज जस्ट लाइक ओपनिंग एज फर्स्ट रो, देयर इज नथिंग, नो सच डिफरेंस देयर। अगर आप सेकंड कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन कर रहे हो तो एक नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन यहाँ रहेगा, ध्यान रखना, मतलब माइनस प्लस माइनस रहता है, प्लस माइनस प्लस नहीं। फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम रहता है। तो मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग, अपने लैंग्वेज में लिख लो कहीं पे जिससे कि याद सर रहे। ये कैसे डिसाइड किया कि 7 भी -6 ये भी होगा, आएगा 6 आगे, भी आगे -6? चैप्टर आएगा भी। इसको माइनर्स बोलते हैं। तो जो माइनर और को फैक्टर, माइनर्स एंड को फैक्टर्स बोलते हैं, तो माइनर्स एंड को फैक्टर्स पढ़ेंगे अभी, तो बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये तो पता रहता है ना तरुण की ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस होता है, तो दिस इज माइनस तो दिस शुड बी प्लस एंड दिस शुड बी माइनस, या इफ दिस इज प्लस तो दिस शुड बी माइनस एंड दिस शुड बी प्लस, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस ही बोला गया होगा आपको जब भी बताया गया होगा डिटरमिनेंट ओपन करना। सर तो ये जो ठीक आपने है, येलो में लिखा है ये सेकंड रो के लिए है क्या नीचे? हाँ ये सेकेंड रो से एक्सपेंशन की है, यहाँ पे पहले माइनस साइन आ गया, इसी का नोट बनाने को कहा है मैंने। मतलब ओपन किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हो, माइनस प्लस का देखना पड़ता है बस। ओके सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ तक, मतलब ये वाला पार्ट नहीं, लेकिन यहाँ तक आप लोगों को डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना आप सभी को आता था, और किसी भी एक पॉइंट से हो सकता है, एक्सपेंशन कर दोगे तो हो जाएगा। हम फोकस इस पे नहीं है, हम फोकस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ हम जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इससे काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज आप अपने आईटी के लेक्चर्स में पढ़ोगे। यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सबसे पहली प्रॉपर्टी इज कि अगर मैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, बेसिकली ट्रांसपोज निकाल लूं अगर, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, जैसे मान लो इफ आई हैव ए बी सी 1 2 3 4 5 6 एंड इसकी वैल्यू डेल्टा है, लेट्स से द वैल्यू फॉर दिस इज डेल्टा, एक डिटर्मिनेंट लिया उसकी वैल्यू डेल्टा है। तो अगर मैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा ना, तो स्टिल दिस विल रिमेन एज डेल्टा, b 2 5 c 3 6, स्टिल द वैल्यू विल रिमेन डेल्टा। क्यों ऐसा हो रहा है सोच सकते हो? एनीवन? सर एंड ऑफ द डे मल्टीप्लिकेशन सेम ही रह रहे हैं, वो प्लस हाँ माइनस सर, जो ऑर्डर है। राइट, अब देखो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कर दूं और यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन कर दूं, तो चीजें सेम रह रही हैं क्या? यहाँ का फर्स्ट रो से एक्सपेंशन देखो, ए को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 6 3 इंटू 5, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन करोगे तो 2 इंटू 6 3 इंटू 5, वैल्यूज आर इंटायरली सेम, राइट? That is why the values remain same. तो first property में लिख लो if the value of determinants remain unchanged if its rows and columns are interchanged. The values of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. Next property कि
अगर कोई भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी तो नेगेटिव हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव डेल्टा, मतलब कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे मान लो ए बी सी 1 2 3 4 5 6। अब मैंने किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, मतलब एक नेगेटिव साइन आ जाता है। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, वैल्यू नहीं, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम चेंजिंग दीज टू रोज, जैसे मान लो मैंने लिख दिया इसको ए बी सी 4 5 6 1 2 3। तो देखो लॉजिकली भी आप इस चीज को समझ पा रहे होगे शायद से, क्या हो रहा है। रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज किया मैंने यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल्टा हो जाएगी। कैन आई से सो? मेरे को बहुत इजीली समझ जाओगे इसको। अगर मैं ए के थ्रू एक्सपैंड करता हूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5, 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5। और यहाँ पे देखो अगर मैं ए के थ्रू एक्सचेंज करता हूँ, मतलब ए के थ्रू ओपन करता हूँ तो क्या आएगा, मतलब इस पहले रो में ए वाला एलिमेंट लेता हूँ तो 5 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 2। तो दिख रहा है सबको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं एक माइनस साइन बाहर ले लूँ तो 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 3 ही हो जाएगा। यही चीज बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ भी होगी, बस मैं पहले एलिमेंट के बेसिस पे समझा रहा हूँ। तो जो चीज यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रही थी वो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रही है। हेंस जो भी इसका डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव साइन वाला रहेगा, क्योंकि माइनस साइन आप कॉमन ले लोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइनली सेम ही रहती है। तो अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव में मिल रहा था तो यहाँ पे नेगेटिव में मिलेगा, यहाँ अगर कुछ नेगेटिव मिल रहा था तो इधर पॉजिटिव मिलेगा। तो वैल्यू रिमेन सेम बट द साइन चेंजेस। तो लिख लो सेकेंड प्रॉपर्टी को कि if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changes. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, sign of determinant changes. तो अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैंने 2 बार चेंजेस कर दिए तो क्या होगा? नलिफाई हो जाएगा। सेम हो जाएगी वैल्यू। सेम हो जाएगा ना। और मान लो एक रो और एक कॉलम आपस में चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? मान लो एक रो को इंटरचेंज किया फिर वापस से एक कॉलम में इंटरचेंज किया, फिर तो भी सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने रो चेंज किया ना, अभी मैं सेकंड और थर्ड कॉलम इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। तो सेकंड और थर्ड कॉलम इंटरचेंज करने की वजह से क्या हो जाएगा, देखो ए के साथ वापस से 6 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एंड फिर 3 इंटू 5 आ जाएगा। फिर सी प्लस साइन के साथ, सी निगेटिव साइन के साथ आएगा तो अब जो निगेटिव वैल्यू आ रही थी वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगी और बी पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। तो अगर कोई भी 2 ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो, 2 रोज 2 कॉलम्स में इंटरचेंजिंग का, अगर आप डबल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, एक बार चेंज कर रहे हो फिर वापस से एक और बार चेंज कर रहे हो, तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम एज वेल एज द साइन रिमेन सेम। इस चीज को वेरीफाई कर लेना खुद से एक बार, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट लेकर के। तो ये चीज है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखो अगर मेरे पास कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए, ठीक है, सेम हो गए, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल,
आइडेंटिकल का मतलब कि सारे एलिमेंट्स जो है ना वो सेम हो जाए, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो गया, 1 2 3 ए बी सी ए बी सी, जैसे दो रो सेम हो गए मेरे। अब देखो अगर एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ तो सबसे पहले तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सी बी माइनस सी बी, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस 2 के साथ क्या कर रहे हो, ए सी माइनस ए सी, सब दिख रहा होगा, ए बी माइनस ए बी करूंगा सब 0 हो जाएगा। तो अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। इफ एनी टू रोज और columns of a determinant are identical or same। अच्छा सेम मतलब सेम पोजीशन पे, अब ये मत सोचना कि यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है यहाँ सी बी ए लिखा हुआ है तो सेम हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ का पहला एलिमेंट यहाँ का पहला एलिमेंट बराबर होना चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स then value of determinant is 0, value of delta is equals to 0। फोर्थ वन कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर रो के या किसी पर्टिकुलर कॉलम के, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर रो के या किसी पर्टिकुलर कॉलम के हर एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट था ए बी सी 1 2 3 4 5 6 और मैंने लेट्स से किसी भी रो में किसी भी उसमें के से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अगर मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से के से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स ऑफ डेल्टा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स ऑफ डेल्टा। और आप इस चीज को फील भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे के है तो के ए हर एक वापस से कुछ उसमें मल्टीप्लाई करोगे, के कॉमन बाहर आ जाएगा। राइट, के बाहर आ जाएगा, माइनस के बी और प्लस के सी कुछ कुछ रहेगा, तो यहाँ सबसे आप के बाहर ले सकते हो। और देखो बची जो भी चीजें हैं ना, ए इंटू दिस माइनस बी इंटू दिस प्लस सी इंटू दिस, तो ये सारी जो भी वैल्यू है ये डेल्टा है, तो के इंटू डेल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं किसी भी एक रो में के से मल्टीप्लाई करता हूँ, याद रहे मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिसेस में हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रो में या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर आपने के का मल्टीप्लिकेशन किया है तो के टाइम्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं हर रो में के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, सर के क्यूब बाहर आएगा, के के क्यूब क्यूब डेल्टा। बाहर आएगा, ठीक है, के क्यूब बाहर आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस जो है ना 1 मार्क में पूछे जाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रो में के से मल्टीप्लाई किया है, किसी रो में पी से मल्टीप्लाई किया है, तो फाइनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को लिख लो, पहले तो वो लिख लो, इफ ईच स्टेटमेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or column of a determinant, अच्छा डिटर्मिनेंट को डेल्टा लिखूंगा आपसे मैं, of a determinant
is multiplied by a constant k is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k. Then value of determinant is k delta. Then value of determinant is k delta. अब देखो इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज क्या होता है ना, इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज इस कि अगर किसी पर्टिकुलर रो में मुझे कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है ना, तो मैं उसको बाहर ले सकता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग 2 4 6 1 2 3 3 7 9, तो क्या मैं इसको 0 बोल सकता हूँ? एवरीवन, क्या मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डायरेक्टली 0 बोल सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर. ठीक है. देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे ऊपर वाली रो में फर्स्ट रो में देखो 2 का फैक्टर है ना, 2 का फैक्टर मतलब 2 कॉमन है, तो 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ऊपर वाली चीज को 2 into 1 2 into 2 2 into 3 1 2 3 3 7 9. तो देखो अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, वो k की तरह ही है. तो डेल्टा कैन बी रिटन एज k is 2 1 2 3 1 2 3 3 7 9. तो जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो एक रो और एक कॉलम सेम हो गए, मतलब 2 रो सेम हो गई, तो 0 हो गया. तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है कि किसके टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट लिख सकते हो. तो वहां पे मतलब ये चीज मैं लिखना भूल गया था. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, k टाइम्स ऑफ a b c 1 2 3 4 5 6. वही चीज मैंने यहाँ पे की. तो आई होप ये सबको समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी. ऐसे ही जगह पे ये प्रॉपर्टीज यूज होती है बहुत ज्यादा, जहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा होता है ना, और मतलब सेम रेशियो टाइप का आपको कुछ दिख रहा होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, तो आप कोई पर्टिकुलर फैक्टर बाहर लेकर के रोज और कॉलम्स को सेम कर देते हो, मतलब कोई किसी भी 2 रो को या किसी भी 2 कॉलम को सेम कर देते हो और रिजल्ट 0 हो जाता है. अच्छा, एक और चीज, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द चीजें रो से कर रहे होते हैं ना, तो रो में दिखना हमें ज्यादा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू कॉलम. तो कॉलम्स में भी ध्यान देना. कई बार देखो जैसे यहाँ पे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम भी में भी आप 3 का फैक्टर कॉमन लेकर के 0 कर सकते थे. दिख रहा है ना सबको अभी? यस सर. तो वहां से भी आप कॉमन लेकर के 0 कर सकते थे. अरे हर बार क्योंकि कोइंसिडेंटली हो गए. नहीं, ये तो मैंने ऐसे नंबर्स लिए थे, या 9 की जगह मैं 8 दे देता तो नहीं होता ना, फिर तो रो से ही होता वो. खैर ये चीज ध्यान रखना कि हमें हर बार हम आदत नहीं होती कॉलम्स को देखने की, क्योंकि हम रो से इतना डील कर चुके होते हैं ना, टैकल कर चुके होते हैं कि रोज ही दिखते हैं यूजुअली, बट कॉलम्स पे भी एक बार ध्यान ले रहे हैं. क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये सब चीजें नोटिस करना, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी. ओके, देन प्रॉपर्टी नंबर 5. इसका स्टेटमेंट लिखवाया है मैंने. हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5. अब देखो इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए से ऐसे ही लिख देता हूँ पहले. मतलब इसका स्टेटमेंट तो ऐसा है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखा हुआ है ना a प्लस लैम्डा 1 b प्लस लैम्डा 2 c प्लस लैम्डा 3 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अगर मुझे ऐसी कुछ चीज है ना कि मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर रो में अगर मुझे किसी भी टाइप का स्प्लिटिंग ऑफ सम दिख रहा है, जैसे if कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स सम एक्सप्रेस्ड हैं किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर की कॉलम के डिटर्मिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर
कॉलम के एलिमेंट्स को अगर सम के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है तो बेसिकली हम उस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। ए बी सी 1 2 3 4 5 6 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। मतलब या तो इसका कंबाइंड डेल्टा यूज कर लो या तो फिर यहाँ पे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 निकाल के इक्वल टू डेल्टा कर दो, बात एक है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे होता है? दिस इज मोस्टली यूज्ड इन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको, बता सकते हो? सॉरी एक बार वापस से प्रॉपर्टी बता सकते हो? देखो यहाँ पे ना किसी भी एक पर्टिकुलर रो को दो चीजों के सम के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ था, तो क्या कर सकते हो ना आप कि आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज को स्प्लिट कर सकते हो एंड इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ए बी और सी लेकर के 1 2 3 4 5 6 के साथ बना करके एक डिटर्मिनेंट बना दिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लेकर के एक बना दिया, फाइनल रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। तो अगर कई बार आपको इस तरह से लिखा रहता है तो आप सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके एक ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो रादर देन सॉल्विंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आया ना, बेसिक सी चीज, जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आया सिंपल सा, इसका स्टेटमेंट मैं अभी लिख पा रहा हूँ कि ए बी सी ए प्लस एक्स बी प्लस 2y ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z और एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। तो देखो इसकी वैल्यू सीधे तो जीरो हो जाएगी, बट कैसे जीरो हो रही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड, और आपको पता है कि यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो दिख रहा है सबको कि ये 0 हो रहा है और ये 0 हो रहा है। तो वही चीज मतलब कई बार क्वेश्चन में ऐसे स्प्लिट करके भी दिख जाती है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट चीजें भी दिख जाती हैं, और अगर इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को मैं कंबाइन करके बहुत बहुत ज्यादा यूसेज है इस प्रॉपर्टी पे बेस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको कुछ ऐसा दे देता है समथिंग लाइक दिस, एंड फिर आप उसको स्प्लिट करके दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में करते हो और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हो। यहाँ तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया था, बट क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं दिखाऊंगा अभी। तो एक बार नोट कर लो प्रॉपर्टी, इफ सम और all elements of a row or a column, if sum of all, if elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. Then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. इसको सम ऑफ नहीं, इसको सम और, if sum or all the elements of a row are expressed
मतलब कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम जैसा कुछ आपको दिख रहा है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। सर अगर डिटर्मिनेंट के सभी रो के साथ ऐसा करा तो? डिटर्मिनेंट के सभी रो के साथ ऐसा करा मतलब जैसे यहाँ पे गामा 1 गामा 2 गामा 3 भी ऐड किया तो 3 टर्म उस पर स्प्लिट करोगे। क्या सर? जैसे आप ये बोल रहे हो ना कि a प्लस लैम्डा 1 हो गया, b प्लस लैम्डा 2 हो गया, c प्लस लैम्डा 3 हो गया, और फिर मैंने x प्लस अल्फा, y प्लस बीटा, z प्लस गामा इस टाइप से कुछ कर दिया तो यस सर। राइट। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक करोगे ए बी सी, कितने उसमें ब्रेक कर सकते हो देखो, ए बी सी, एक्स प्लस अल्फा, वाई प्लस बीटा, जेड प्लस गामा, 1 2 3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के साथ करोगे यही सेम चीज। उसके बाद फिर इस वाले को भी दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो और इस वाले को भी दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, तो ऑल टुगेदर यू कैन स्प्लिट इट इनटू 4 स्मॉलर मैट्रिक्सेस डिटरमिनेंट्स। ठीक है, समझ गई। okay, next is sixth property and the last property. देखो पहले स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना सुनना, उसके बाद फिर समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा ना कि इफ टू each element of any two row or column of a determinant समझा ही देता हूँ पहले, स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट था डेल्टा ए बी सी एक्स वाई जेड ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं अगर मैंने किसी भी रो का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर रो को या किसी भी पर्टिकुलर, मतलब अभी रो के लिए बात करते हैं बस, कॉलम के लिए नहीं। अगर जैसे मान लो मैंने रो 3 का यूज किया ना और रो 3 को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर दिया, जैसे a प्लस के एक्स, बी प्लस के वाई, सी प्लस के जेड, इस टाइप से कुछ कर दिया, 1 2 3 एक्स वाई जेड। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट को मैंने डेल्टा 1 बोल दिया, तो डेल्टा और डेल्टा 1 विल रिमेन सेम, डेल्टा और डेल्टा 1 विल रिमेन सेम। प्रूफ करो, कैसे करोगे। डेल्टा मेरे पास एक डिटर्मिनेंट था ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जेड। अब मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर रो को पिक किया, जैसे रो 3 को पिक कर लिया और उसको के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर दिया। सर हाँ आप बोलो प्रतीक। सर अगर हम लोग उसको स्प्लिट कर देंगे तो फिर उसमें दूसरा डिटर्मिनेंट जो बनेगा तो उसमें से हम लोग के कॉमन निकाल सकते हैं फर्स्ट रो में, तो वो जीरो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट। सबको दिख रहा है ना कि अगर यहाँ पे दो उस पे स्प्लिट करोगे तो फिर के कॉमन कर दोगे तो दूसरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। हेंस आई कैन डू दिस। तो मैं किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को, रो की बात कर रहा हूँ तो किसी एक रो में ऐड करूंगा, कॉलम की बात कर रहा हूँ तो किसी एक कॉलम में ऐड करूंगा। इफ अगर मैं ऐड कर रहा हूँ आपस में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, तो आई कैन डू दैट, मुझे इतनी फ्रीडम है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लो अभी कि इफ, सेकंड आप फिफ्थ का स्टेटमेंट दिखाओगे? हाँ, if some or SOME, some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. हो गया सर। इसका लिख लो, if to each element of any row or column of a determinant of any row
और column of a determinant the equimultiples of corresponding element the equimultiple of corresponding element of other row or column are added of other row। जो चीज समझाई है ना ऊपर एग्जैक्टली वही चीज है, बस थोड़ा लैंग्वेज ऐसा हो सकता है कि ना समझ में आए, बट एग्जैक्टली वही चीज लिख रहा हूँ मैं। और एडेड, ठीक है, इक्वी मल्टीपल्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी और रो को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, देन the value of determinant remains same। जैसे मान लो कि अगर मैंने रो आई में कोई ऑपरेशन अप्लाई किया है, रो आई प्लस के टाइम्स ऑफ कोई और रो, या और मैंने कॉलम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, आई प्लस के टाइम्स ऑफ कॉलम जे, कुछ भी किया है, आई और जे अलग अलग वैल्यूज है, देन डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा वन, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा वन। ओके, ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चंस पे मूव करें। यस सर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, और याद रहे कि डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं कर सकते हो, प्रॉपर्टी का यूज करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व मत करने लगना, बहुत लेंथी क्वेश्चन चला जाएगा। प्रॉपर्टी से सॉल्व करना, यू हैव टू प्रूव दैट, बस एक डिटर्मिनेंट है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, 2a 3a plus 2b, 4a plus 3b plus 2c, and 3a 6a plus 3b और 10a plus 6b plus 3c is equals to a cube। कैसे करेंगे? आर्यन नहीं है क्या? आर्यन श्रीवास्तव। सर मतलब पहले कॉलम में 2 मल्टीप्लाई करके कॉलम ऑपरेशन करेंगे। पहले सर, कॉलम में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सर वो A3 है। अच्छा, आपने वैल्यू चेंज की? नहीं, वैल्यू नहीं चेंज की, वो 6 से ही था, वो मैंने लिखा ऐसा था कि पता नहीं चल रहा था। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन करो। क्या करोगे? रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, और रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन करो। क्या करोगे? रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1।
कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी मुझे पता है। तो एक बार करके देखो क्या आ रहा है। यही आ रहा है जो मैंने लिखा है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब वापस से रो 3 में एक और ट्रांसफर, मैं इस एलिमेंट को भी जीरो करना चाह रहा हूँ। मैं वापस से एक और रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। क्या? रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। अब देखो क्या आ रहा है। यही आ रहा है ना? हो गया क्वेश्चन। कॉलम 1 से एक्सपैंड कर लो। नाउ एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1। देखो a क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसका यूज बता रहा था बेसिकली मैं। यहाँ से a क्यूब आ जाएगा। एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 से एक्सपैंड करोगे तो a इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो a इंटू ए क्यूब हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी सब तो जीरो जीरो है, तो मल्टीप्लिकेशन का कोई मतलब ही नहीं। ये मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना? बिकॉज आई एम अंडर दिस इम्प्रेशन कि आप सभी को डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है। अगर मैं कॉलम 1 के अराउंड एक्सपैंड करूंगा तो a लिखूंगा और फिर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि ये दोनों ये जीरो है। फिर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ भी है तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस फिर वापस से 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही हो जाएगा। हेंस आई विल बी गेटिंग a क्यूब। So please let me know if I am rushing. Please let me know. प्रतीक्षा स्ट्राइक कैसे किया? स्ट्राइक सबसे पहले तो क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुका हूँ, अगेन वही चीज़ तो दिखना शुरू हो जाता है स्टार्टिंग में ही, या कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न पता रहता है बेसिकली। हर बार ये सबसे पहला एग्जांपल होता है जो मैं प्रॉपर्टी 6 पढ़ाने के बाद करवाता हूँ, तो याद रहता है मुझे। बट आपको कैसे दिखेगा, थोड़े से क्वेश्चंस लगाओगे ना प्रॉपर्टी बेस, क्योंकि अभी आप पहली बार प्रॉपर्टी सारी पढ़ रहे हो, तो स्लोली यू विल आल्सो स्टार्ट सीइंग ऑल दिस थिंग्स। कुछ चीज़ें तो दिखना शुरू भी हो गई होंगी, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी का जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था मैं, तो ये वाली चीज़ें बेसिक चीज़ें दिखना शुरू हो गई होंगी। तो वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे तो अपने आप हो जाएगा सच। और ये प्रॉपर्टी का यूज सबसे ज़्यादा है, मतलब ये प्रॉपर्टी 6 जो है ना, प्रॉपर्टी 6 और ये प्रॉपर्टी 5 तो क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको दिख जाएगी। दिखाता हूँ मैं कैसे दिखेगी। प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी ये 4, इन दो चीज़ों का यूज सबसे ज़्यादा है। देखते हैं। तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा करोगे क्या, मान लो एकदम ही ब्लैंक हो ना, तो एक बार इंस्टेड ऑफ ओपनिंग डिटर्मिनेंट राइट अवे कि a मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इतने लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हो, इतने सारे वेरिएबल्स से डील कर रहे हो, डू नॉट डू विद दैट, डू नॉट डील विद सच ह्यूज मल्टीप्लिकेशंस एंड इतने सारे वेरिएबल्स हैं। कंफ्यूज होकर के कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली गलत करोगे, तो इस तरह से मत करना। कोशिश ये करना कि एक बार ना एटलीस्ट किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट को जीरो करने की कोशिश करना, क्योंकि 6 प्रॉपर्टी मुझे लिखी हुई है ना, 6 प्रॉपर्टी मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी रो
उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली, तो आई कैन डू दैट। अगर इस तरह की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, तो यूज दिस। और क्योंकि एक्सपेंशन करना है आपको, एट द एंड यू हैव टू एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट एंड गेट द वैल्यू। सो ट्राई एंड make any particular row or any particular column, elements of any particular row or any particular column as 0। आंसर सर यहाँ पे यहाँ भी आ पे जाता हम है। लोग जो फर्स्ट रो है उसमें a+0, सर वैसे लिख के भी उसको 3 डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ एकदम 3 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो, पर 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा ना। नहीं मैं वो सर, नहीं उसमें से चाहता 2 हूँ। 0 हो रहे हैं। हाँ तो उसको लिखने का मतलब क्या हुआ फिर? तो डायरेक्टली स्प्लिट कर लो ना फिर वो तो। इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस प्रॉपर्टी में, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो। तो सम एलिमेंट्स के लिए भी आप स्प्लिट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसा है ए बी सी प्लस लैम्डा डी ई एफ जी एच आई, तो आई कैन स्प्लिट इट इनटू टू टर्म्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस ए बी लैम्डा एंड सो सर ऑन। 0 0 नाम लेना। 0 0 ही डालो, सही बोल रहे हो, 0 0 डालो, 0 0 लैम्डा डी ई एफ जी एच आई, तो भी मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। तो वो चीज़ आपके पास है, लेकिन स्प्लिटिंग करने की वजह से आपको डिटर्मिनेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। स्प्लिटिंग करने की वजह से ना डिटर्मिनेंट ज़्यादा मिलेंगे और निकालना पड़ेगा। मुझे तो इस डिटर्मिनेंट को ही सिंप्लीफाई करना है, तो इट इज़ बेटर ना कि जो रो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बताया। अच्छा मैंने क्या सोचा था इनिशियली जब पहले बार इस क्वेश्चन को किया था, कि एलिमेंट्स को अगर 0 कर दूंगा ना तो डिटर्मिनेंट को ओपन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्योंकि इतने बड़े डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगी, तो उसके लिए मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करके इस एलिमेंट्स को 0 कर दिया। लकीली मुझे ये भी दिख गया था कि यहाँ पे ये वाला एलिमेंट भी मैं 0 कर सकता हूँ। यहाँ से भी एक्सपेंशन करता तो सेम रिजल्ट ही आता, ए क्यूब ही आता, लेकिन स्टिल बहुत सारे वेरिएबल से टैकल करना पड़ता। तो मैंने इस एलिमेंट को भी 0 कर दिया टैकल करके, और फिर यहाँ पे ए मिल ही गया था बाय डिफॉल्ट। तो इस तरह से थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट को ओपन ही करना है ना, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कुछ टर्म्स को 0 कर लेते हैं, जिससे कि ओपन करना आसान हो जाए 6 प्रॉपर्टी का यूज कर। बाकी तो थोड़ा क्वेश्चन करते रहोगे तो आइडिया लगेगा बेटर। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लिखो। मेरे पास एक 1 1 1 ए बी सी सी एंड ए बी। ठीक है, इसको एवेल्युएट करो, इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है बताओ। अगेन वही सेम चीज करना, क्योंकि इन एलिमेंट्स को 0 कर सकते हो तो पहले 0 करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे क्या, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे रो 3 माइनस रो 1, तो देखो क्या आएगा 1a, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए, बी माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस ए b, माइनस ए माइनस और फिर यहाँ पे वापस से 0 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा c माइनस ए, और यहाँ पे a कॉमन लोगे, फिर बी को हाँ b कॉमन लोगे, सॉरी c माइनस नहीं ए माइनस a माइनस c। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं इस वाले रो से, सेकेंड रो से, कैन आई टेक b माइनस ए या a माइनस बी एज कॉमन, b माइनस ए या a माइनस बी, कोई Yes. कोई एक चीज। यस तो अगर मैंने b माइनस ए कॉमन लिया और थर्ड रो से सिमिलरली c माइनस ए कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 0 1 माइनस c, 0 1 माइनस b, राइट। अब कुछ नहीं, एक्सपांड कर दो, फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर दो, तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी बी माइनस और यहाँ पे प्लस सी, तो सी माइनस बी, सी माइनस माइनस बी प्लस सी, ऐसा कुछ आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन, यही मोस्ट सिंप्लीफाइड है, ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं आएगा। तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इससे और इससे माइनस साइन कॉमन ले लिया, फर्स्ट एंड थर्ड से माइनस साइन कॉमन। तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को कभी भी ओपन मत करना, ऐसे वेरिएबल्स वाले फॉर्म में दिया रहेगा तो कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को पहले 0 कर लेना, फिर ओपन करना। ओपन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करो। कि मेरे पास x y z जो है ना वो डिफरेंट है, आर डिफरेंट वैल्यूज, और मुझे गिवन है डेल्टा इज इक्वल्स टू x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये मुझे गिवन है कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। देन आपको दिखाना है कि देन शो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इज ऑल्सो इक्वल टू 0। 1 प्लस एक्स वाई जेड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो सर सबसे दो पहली रो चीज, ट्रांसफॉर्मेशंस कर लेंगे, मतलब R2 माइनस R1 कर देंगे R2 को और R3 को R3 माइनस। बात इसमें कुछ 0 नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि सब अलग अलग वेरिएबल्स हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों कर रहे हैं, देखो उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि किसी कॉलम के एलिमेंट्स को या किसी एक रो के एलिमेंट्स को हम 0 कर दें, जिससे कि मेरे लिए डिटर्मिनेंट ओपन करना ज्यादा आसान हो जाए। यहाँ पे तो अगर आप उसके बाद सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में मतलब हम कॉमन भी ले सकते हैं ना? जाएंगे ना सर, ए क्यूब माइनस हाँ। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा वैसा कह रहे हो, ठीक हाँ है। सर। मैं क्या करता, मैं इसको स्प्लिट कर लेता, देखते हैं। आप उस तरह से एक बार ट्राई करो, मैं इस तरह से ट्राई कर रहा हूँ। मैं इसको स्प्लिट करूंगा क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी भी बतानी है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब प्लस
प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब देखो इसको स्प्लिट करने की वजह से क्या हुआ ना, यहाँ से मैं x, यहाँ से y और यहाँ से z कॉमन ले सकता हूँ। तो x y z अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं 2 बार रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। एक बार कॉलम 1 को इस कॉलम के साथ चेंज कर रहा हूँ, दूसरा इस कॉलम को इस कॉलम के साथ चेंज कर रहा हूँ। तो मैं -1 का स्क्वायर ले रहा हूँ, छोड़ो समझ जाओगे। इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डबल ट्रांसफॉर्मेशन करके एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सेकेंड प्रॉपर्टी, कैन आई राइट Yes, sir. एवरीवन? ठीक है, तो आप देखो बेसिकली अगर यहाँ से ये दोनों डिटर्मिनेंट को मैं डेल्टा लिख दूँ अगर, तो अगर मैं डेल्टा कॉमन लूंगा तो 1 + एक्स वाई जेड आ रहा है मेरे पास, राइट? हाँ सर। और मुझे क्या बोला था कि अब देखो अब यहाँ पे 3 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया क्या सेकंड डिटर्मिनेंट में? 3 बार शिफ्ट किया ना रो को? 2 बार शिफ्ट किया ना बेटा, एक बार इसको और इसको चेंज किया तो 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर इसको और इसको चेंज कर लिया, यस सर। ठीक है, 2 ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब देखो मेरे पास ये आ गया कि डेल्टा इंटू 1 + एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, डेल्टा की वैल्यू ये है। और मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये समथिंग 0 है, तो उसी का यूज मैं कर रहा हूँ अभी। अब देखो अगर ये मेरे पास 0 है तो 1 + एक्स वाई जेड, ये मेरे पास कॉमन फैक्टर है, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मुझे दिया हुआ है। I'm still not sure that this can be equal to 0. I'm still not sure that this value will be equal to 0, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट है, इक्वल टू 0 लिखा है, तो आप सर्टेन नहीं हो सकते हो कि 1 + एक्स वाई जेड शुड बी इक्वल टू 0। चांसेस आर कि ये भी 0 हो जाए, राइट? तो हम एक बार इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब पार्ट यहाँ पे क्योंकि मुझे कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर सीधे इसको 0 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? 1 0 0, समझ रहे हो ना सब मैं क्या कर रहा हूँ? आप सीधा उसे खोल भी देंगे तो पता लग रहा है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 होने के लिए दोनों को सेम होना पड़ेगा, वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। मतलब हाँ ठीक है, सेम होने के लिए देना, मतलब ये छोटा वैल्यू है लेकिन स्टिल ट्राई एंड यूज एज मनी प्रॉपर्टीज एज यू कैन। प्रतीक्षा, यहाँ पे अगर मैं इस स्टेप के बाद खोलूंगा तो मेरे लिए ओपन करके दिखाना बहुत आसान हो जाएगा ना, क्योंकि हम एग्जाम में बोर्ड्स में डायरेक्टली लिख नहीं सकते ना कि सिंस द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, हमें शो करना पड़ेगा उसको। तो यूज दिस प्रॉपर्टी जिससे कि आपको एक्सपेंशन के बाद ना बहुत कम चीज सिंप्लीफाई करनी पड़े। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर एक्सपैंड करोगे y - x और z - x, राइट, वाई माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स। अब क्या आएगा यहाँ से फाइनली? ये चीज तो अभी मैंने लास्ट उसमें करवाई है ना आप लोगों को, y माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस जेड इंटू, यही तो क्वेश्चन था ना अभी इसके ऊपर वाला, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए वाला टाइप का। ठीक है, यहाँ से z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स लिख लो, यहाँ से y माइनस एक्स लिख लो, यहाँ से y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स लिख लो। देखो क्या रिजल्ट आ रहा है फाइनली, z माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, y माइनस एक्स z माइनस एक्स, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे और यहाँ से एक z प्लस एक्स आएगा, यहाँ से y प्लस एक्स आएगा। क्या आएगा? z z y माइनस वाई, plus z माइनस वाई। Now we know that x is not equal to y, not equal to z.
So this value can never be equal to 0. Hence 1 plus xyz should be equal to 0. तो सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? This was like the toughest example that you can face in your exams for this property thing. तो ये example clear है सबको? Everyone? सर यस सर। यहाँ पे एक चीज ध्यान देखना, मैंने इनिशियल स्टेप क्या किया है, पार्ट उससे ट्राई किया क्या जो आप बोल रहे थे रो ट्रांसफॉर्मेशन से? सर डायरेक्टली लंबा गया। लंबा गया। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहली चीज क्या की ना कि, और क्यों कि उसका भी एक रीजन दिख अब पता चल जाएगा। इसको दो टर्म्स में स्प्लिट कर लिया, दो डिटर्मिनेंट में, और इसका एडवांटेज क्या हुआ कि 1 1 1 आ गया, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना मेरे लिए बहुत इजी हो गया। जब भी कोई एक रो के एलिमेंट्स या कोई कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाए या सिमिलर टाइप के दिख रहे हो तो उसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे मैंने वो किया, फिर यहाँ से तो मुझे दिख गया कि x कॉमन ले सकता हूँ, और जैसे x y z कॉमन लिया और फिर उसके बाद क्वेश्चन अपने आप ही हो गया बेसिकली। उसके बाद मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। अगर मैंने पहला स्टेप सही ले लिया ना, उसके बाद फिर तो चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती है। जब यहाँ पे आके रुकोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो आइदर वन कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0, नॉट नेसेसरी बोथ शुड बी इक्वल टू 0। तो वहाँ से फॉर श्योर 100% कंफर्म होने के लिए कि दिस शुड बी इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड वाली मतलब जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। डायरेक्ट एक्सपेंशन के लिए भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी, बट कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए प्रॉपर्टी का यूज करके बढ़ो आगे, क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। यहाँ से आपको ये चीज लिखने में हार्डली 10 सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन एक्सपैंड करोगे तो ज्यादा मल्टीप्लिकेशन लगेंगे। हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में ना लगे, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन इजिली हो जाए एक्सपैंड, बट कई सारी जगह पे ऐसा आपको फेस होगा कि एक्सपैंड करोगे डायरेक्टली ना तो फिर ज्यादा इश्यूज है। तो अगर कोई चीज कॉमन दिख रही है, एलिमिनेट कर सकते हो तो एलिमिनेट करो। और यहाँ पे क्यों मैंने एलिमिनेशन नहीं किया या क्यों मुझे लगा कि एलिमिनेशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सब वेरिएबल्स दिख रहे थे मुझे, कुछ भी कांस्टेंट टर्म टाइप नहीं दिख रहा था कि एलिमिनेट हो सके। ओके, एक क्वेश्चन खुद से आप लोग खुद से करो, ट्राई करो, प्रॉपर्टी का यूज करके करना, नहीं तो बहुत लेंदी जाएगा। 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, that is equals to ABC plus BC plus AC plus CA। बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो वही चीज है, that is equals to, ये आपको शो करना है, शो दैट इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है या ये है, दोनों में से कोई भी एक चीज शो कर लो। शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस, प्रॉपर्टी का यूज करके ही करना। एक हिंट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको ABC दिख रहा है ना, तो मतलब ABC कॉमन लिया गया होगा। तो पहली रो से A, दूसरी रो से B और तीसरी रो से C कॉमन ले लो।
हो गया? मेरे को सेकेंड वाली हिंट सबको मिल गई होगी जो मैंने किया है। फर्स्ट स्टेप में मिली, मतलब ABC कॉमन ना लेके पहले स्टेप हम करें। क्या किया फर्स्ट स्टेप में बेटा? सॉरी, कॉमन नहीं लेकर के। तो कॉमन नहीं लेकर के ये जो आपने स्टेप किया वो पहले ही कॉमन नहीं लेकर के डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर दिया क्या? करने की कोशिश। अच्छा, नहीं कोई कोई चीज प्रूफ करनी रहती है ना, तो फिर जो लिखा रहता है ना राइट हैंड साइड पे वैसा ही कुछ कुछ लेने की कोशिश किया करो, अपने आप क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। जैसे मैंने ABC कॉमन लिया तो मुझे ऐसा दिख गया, फिर मुझे स्ट्राइक किया कि 1/a + 1 1/b 1/c लिखा हुआ है और यहाँ पे मुझे सारे एलिमेंट्स एक साथ दिख रहे हैं कि अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा तो सब एक साथ हो जाएंगे, तो वो ले लिया। फिर मैं वो भी कॉमन ले लूंगा, ABC 1/a + 1/b + 1/c + 1। अगर मैं ये कॉमन ले लूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 1/b 1/b + 1 1/b and 1/c 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 + 1। अब मेरे ख्याल से ओपन करने पे हो जाना चाहिए, मतलब पहले कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये दोनों के एलिमेंट्स को मैं जीरो कर सकता हूँ। तो इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो कैसे करोगे? रो 2 माइनस रो 1 और रो 3। रो 2 माइनस रो 1 करोगे तो बेटा 1/b आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक, मुझे तो जीरो करना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो ना, इससे इसको माइनस करो जिससे कि ये जीरो हो पाए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो तो C2 में C2 माइनस C1 करो और C3 में भी C3 माइनस C1 करो। तो ABC 1 1/b 1/c 0 0 C2 माइनस C1 करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बनाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर पहली रो से एक्सपैंड कर दो, तो पहली रो से एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, देखो बना रही है। 1 हो गया काम। प्रूव हो गया। इसी को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो दूसरा रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने राइट हैंड साइड के बेसिस पे सारी चीजें की हैं, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। सबसे पहले मुझे ABC कॉमन लेना ही था क्योंकि कुछ दिख रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मुझे यहाँ से हिंट मिला था कि मुझे 1 + XYZ दिखाना था, तो मुझे XYZ कॉमन लेना था। बट XYZ कॉमन लेने के पहले मुझे एक चीज और दिखी कि स्प्लिट भी कर सकते हैं, तो स्प्लिट किया। फिर आई न्यू समवेयर कि XYZ कॉमन आएगा। XYZ कॉमन लेते ही फिर क्वेश्चन अपने आप हुआ। तो ये कुछ चीजें हैं जो करते करते दिखना शुरू हो जाती हैं, मतलब ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वही 5-6 प्रॉपर्टीज घूम घूम करके क्वेश्चंस बनेंगे उसी से। उसमें फिर 2-3 प्रॉपर्टीज तो एकदम सिंपल वाली ही है, बेसिक सी। तो यहाँ पे अगर स्प्लिटिंग तो नहीं था ऑप्शन, स्प्लिटिंग नहीं था ऑप्शन, मैंने सिंपली ABC कॉमन लिया। जैसे मैंने ABC कॉमन लिया मुझे कुछ इस टाइप का डिटर्मिनेंट मिला। फिर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सोच रहा था, एंड जैसे ही मैंने पहले रो में देखा कि इसको ऐड कर रहा हूँ तो 1/b 1/a 1 + 1 आ रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि 1/c भी ऐड कर देता हूँ, काम हो जाएगा। तो 1/c भी ऐड कर दिया। सिमिलरली बस मेरे दिमाग में बस पहला एलिमेंट के बारे में ही सोच रहा था, अपने आप ही दूसरा और तीसरा एडजस्ट हो गया खुद ही। फिर मैंने उसको भी कॉमन ले लिया। फिर क्वेश्चन में जो भी आया उसको मुझे इक्वेट करना था 1 से, क्योंकि मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही थी। तो उसको 1 से इक्वेट करने के लिए इन दोनों सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट में अगर कुछ भी कॉमन हो जाए तो आपको दिख रहा है कि
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको एलिमिनेट कर दो, जीरो कर दो, जिससे कि मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। तो प्रतीक्षा, आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी अभी कि कब यूज करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी, जो आप पूछ रहे थे मुझसे कि सर आपको स्ट्राइक कैसे किया। थोड़ा बहुत समझ गए। बाकी लोगों को भी फर्स्ट स्टेप में R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 किया तो जल्दी हो गया। अब बेटा अगर रो को माइनस करोगे ना तो 1/b रह जाएगा ना, यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा ना। नहीं सर, एकदम फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे। हाँ एकदम फर्स्ट स्टेप में क्या किया था मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3 किया है। नहीं सर, कॉमन लेने से पहले, उसके बाद कॉमन लेना, तो दो अच्छा, स्टेप में तो उससे होगा। क्या हुआ, उससे कुछ चेंजेस आए क्या? हाँ सर, 1 प्लस 1/a 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 माइनस a/b 1 0 माइनस a/c 0 1, फिर उसको एक्सपेंड किया तो होगा। नहीं, एक्सपैंड किसी भी पॉइंट पे कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा, बट उसको एडजस्ट करने में फिर एकदम बैंड बच जाएगी। तो ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, तो दैट इज वेरी गुड, वहां से भी हो गया। तो ओके, नेक्स्ट इज थर्ड टॉपिक फॉर दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं ब्रीफ कर बता दूंगा एक बार क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी आप डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हो। तो बचपन में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूले को भी आप डिटर्मिनेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये आप लोगों ने अपने कॉलेज मतलब इसको आईआईटी वाले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये वही चीज़ है, डिटर्मिनेंट लिख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, आखिर में 1 1। तो ये वही चीज़ है। तो डिटर्मिनेंट, अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स नोन है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। प्रॉपर्टी यूज कर लेना सिंप्लीफिकेशन के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करना होगा तो, क्योंकि रो 2 और रो 3 आपको दिख रहा है कि 1 होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत इजीली निकल जाता है। नहीं तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंशन भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 3,8 -4,2 और -5,1 थे, -5, -1। तो बताओ जल्दी से वैल्यू क्या आएगी। फिफ्टीन बाई टू। आंसर नहीं है मेरे पास, बताओ सब लोग। 15/2 बोल रहे प्रतीक्षा। हाँ सर। So it's 3 into 2 plus 1 3 -8 into -4 plus 5 1 plus 4 plus 10, तो 1 plus 14, हाँ 15/2 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज मैं नहीं बता रहा इससे आगे, इससे ज्यादा कुछ भी। तीन कोऑर्डिनेट्स नोन है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, राइट। एक और क्वेश्चन कर लो, फाइंड के इफ area of triangle is 4 square units. If area of triangle is 4 square units, to find the value of k. K, 0, 4, 0, 0, 2.
8। बेटा एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी मैं एरिया की बात करता हूँ ना, तो एरिया क्योंकि पॉजिटिव होता है तो हमें टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, हम उसका मॉड लेते हैं, याद है दीक्षा? यस सर, सॉरी। 0 तो के की दो वैल्यूज आएंगी, 0 कौन क्या क्या आ रही है, सॉरी बेटा फिर से बोलना एक बार। 0 और 8। 0 और 8 आ रही है, ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ दिस कि जब भी एरिया गिवन होगा ना, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखना है आपको, दोनों देखना है। मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग, कहीं नोट करके लिख लो। अच्छा, मैं लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ क्या, अगर मुझे 2 पॉइंट गिवन है और डिटर्मिनेंट का यूज करके? एनीवन? अगर मान लो मुझे कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट XY अज्यूम करके ट्रायंगल का एरिया 0 कर सकते हो। राइट, वेरी गुड। अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, 5,6 लेट्स से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मैं थर्ड कोऑर्डिनेट को क्या मानूंगा ना, x, y मानूंगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दूंगा, तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 3 5 6 XY 1 1 1 और इसको इक्वेट कर दूंगा 0 से। तो सर जो अगर फाइनल तो मेथड तो हमारा चॉइस होगा ना, सीधा लाइन का मतलब स्पेसिफाई थोड़ी करेंगे। नहीं, मान लो आ गया कि विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, बोर्ड्स में 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो जितनी चीजें एनसीईआरटी में दी है मुझे सारी पढ़ानी है ना, मैं स्किप नहीं कर सकता, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग का क्या सिलेबस है, कहीं ना कहीं मैथ्स में तो यूज हो ही जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वन सच थिंग वेयर यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंप्लीफाई करोगे x और y के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन बता दो क्या आ रही है सिंप्लीफाई करके। यहीं से ओपन करना, x से -3x -4y x माइनस 4y प्लस 9। प्लस कितना, आपके केस में -9। -9। तो 3x -4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ गया ना ये लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल रहा हूं मैं? तो देखो एग्जाम्पल 4.1 में से ना, असाइनमेंट क्या है, एक्सरसाइज 4.1 में से लास्ट के 10 क्वेश्चन, लास्ट के 5 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट, एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। 4.3 हार्डली 15-20 मिनट्स की एक्सरसाइज है, इसमें आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। 4.1 में 5-7 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन कि आपको डिटर्मिनेंट ओपन करना कितने अच्छे से आता है, ठीक है। उसमें जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं वो तो करने ही है। और 4.2 इज प्रॉपर्टी बेस्ड, प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज है, तो ये पूरी लगानी है प्रॉपर्टी वाली, ठीक है। तो कब तक कर लोगे? नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कर लोगे आफ्टर हाँ सीए? सर, अभी आफ्टर सीए। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी लेक्चर होता है ना, एक बार कर लेना, और कोई क्वेश्चन में नई प्रॉब्लम चैप्टर होगी तो खत्म। पूछ लेना। नहीं, चैप्टर और है, अभी 1 दिन और लगेगा पढ़ा करने में। एक पूरा ओके सर, माइनस बचा है, मुझे कोफैक्टर्स बचे हैं, सर एडजॉइंट मेथड बचा है, इनवर्स बचा है। हाँ,
सर हमारा कल एक लेक्चर रख दिया सुबह में, उसको आगे पीछे कर सकते हो क्या आप? कल एक लेक्चर कौन से सब्जेक्ट का? सर इंग्लिश का रख दिया है इसमें, और कल फिजिक्स सीए का रखा है? सर इंग्लिश का रखा है। इंग्लिश का है यार। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो ठीक है, हो जाता मैनेज, वो तो टीचर्स से बात करके बाद में हो जाता। इंग्लिश में कैसे शिफ्ट करूँ, मैं तो टीचर को जानता भी नहीं हूँ। सर संडे को या तो सीए के बाद रख देना। हाँ मैं सर। बात करता हूँ एक बार गीता मैम से। तो वैसे भी अटेंडेंस नीचे रहेगी उसकी। हाँ सर, मतलब हाँ, सोच मतलब के आई डोंट रखा नो था कि कि क्यों नहीं। रखा गया है इंग्लिश का लेक्चर, ऐसा हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ एक बार अपने end से। थैंक यू। चलो नोट्स में शेयर कर दूंगा। आपका कोई और लेक्चर है भी आप लोगों का? हाँ सर।